नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमने कल इससे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था लॉरेंज फोर्स, है ना। मतलब कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, है ना। और उसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसी बेसिस पर हमको कुछ टर्म्स और देखना है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करेगा तो उसकी मोशन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हमको देखनी है ना। प्रॉपर्टीज से मतलब कि उस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क करेगा, चार्ज कैसे पाथ में घूमेगा, है ना। ये सारी चीजें हमको अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक में देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पहला केस हम क्या मान रहे हैं कि चार्ज जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है ना, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा डायग्राम से दिखाया है ना, क्रॉस के साइन दिखाया है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसा माना गया हमने, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, ऐसे अंदर की ओर, है ना। और उसमें चार्ज कैसे एंटर कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और चार्ज ऐसे एंटर कर रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है ये वाला, ठीक है। अब हमको वहां पर उससे रिलेटेड कुछ चीजें देखनी है ना, कुछ टर्म्स निकालने हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा वर्क डन ऑन चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पर कितना वर्क करेगा, ठीक है, वर्क कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या है ना, वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वर्क डन ऑन चार्ज, ठीक है, वर्क डन ऑन चार्ज बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है, जैसे जनरली भी जो वर्क का फॉर्मूला हम फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला कब यूज होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं वर्क, लेकिन ये कब यूज होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं हो तो वर्क का फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, एफ एस कॉस थीटा, है ना। ये होगा वर्क का फॉर्मूला, जहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहाँ पर वर्क देखो कितना होगा। तो जैसे ही जो ये चार्ज है ना, जैसे ही ये चार्ज किस में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या अप्लाई करने लग जाएगा, लॉरेंज फोर्स। तो उस लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन क्या रहेगी, है ना। मान लेते कि हम वो वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है, लॉरेंज फोर्स की डायरेक्शन कैसे होगी। तो हमने राइट हैंड पाम रूल पढ़ा है उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, तो राइट हैंड पाम रूल लगा दो। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग थंब किधर रखेंगे हम, इन डायरेक्शन मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फिंगर्स किधर रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो लॉरेंज फोर्स कैसा लगता है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड टू द पाम। तो यहाँ पर चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो मोशन में हम थंब को रखेंगे, फिंगर्स किधर क्यों रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो लॉरेंज फोर्स ऐसा आएगा। तो ये लॉरेंज फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज एंटर करेगा उस पर लॉरेंज फोर्स लगने लगेगा। तो यहाँ पे देखो लॉरेंज फोर्स, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, है ना, चार्ज ऐसे चल रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कैसे, ये फोर्स हो गया इस डायरेक्शन में और चार्ज ऐसे जा रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। तो यहाँ पर थीटा कितना हो गया, है ना, थीटा 90 हो गया। तो वर्क की वैल्यू कितनी हो गई, एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है ना। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। तो वर्क कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। वर्क डन ऑन द चार्ज इज जीरो। मतलब क्या समझ में आया हमको कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चार्ज पर किया गया वर्क कितना होगा, जीरो होगा, ठीक है। मतलब ये हमको कंडीशन याद रखनी है। तो यहाँ पर लिखा भी है, इफ द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज विल बी जीरो। ओके, मतलब वर्क कितना होगा उस पर, जीरो होगा, ठीक है। अब वर्क जीरो है, ठीक। तो नेक्स्ट देखिए अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, है ना। नेक्स्ट है ना, या हम इस बेसिस पर क्या बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने पढ़ा जो लास्ट, है ना, आपने 11 क्लास में पढ़ा होगा, वो काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बताती है हमको, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, किसी ऑब्जेक्ट पर किया गया वर्क किसके बराबर होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर। तो अगर वर्क जीरो होता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, जीरो, मतलब काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा, वर्क जीरो होगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला हमारा, ठीक है, रिजल्ट क्या निकला, if the charge moves perpendicular
टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, ओके, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सेकेंड प्रॉपर्टी हमको देखना है यहाँ पर, पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है, पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज कैसे एंटर करेगा, परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, है ना, तो उसका पाथ कैसे होगा, मतलब किस पाथ में जाएगा वो, उसकी शेप हमको देखना है, ठीक है। यहाँ पर बना दे रहा हूँ फिर से डायग्राम, देखो, है ना, ठीक है। जैसे मान लो तो यहाँ पर चार्ज एंटर कर रहा है किस में, मैग्नेटिक फील्ड में, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही चार्ज यहाँ पर पहुँचेगा, है ना, अभी हम देख चुके हैं उस पर कि मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगा देगा, लॉरेंज फोर्स लगा देगा। किधर लगाएगा, डायरेक्शन क्या होगी, तो वही राइट हैंड पाम रूल से थंब की डायरेक्शन में, चार्ज की मोशन की डायरेक्शन में थंब रख दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स रख दो, तो लॉरेंज फोर्स ऐसे लगेगा। तो लॉरेंज फोर्स कैसे लगेगा इस पे, ऐसे। तो चार्ज भी तो ऐसे सीधे सीधे जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या लगा देगा, लॉरेंज फोर्स, और इस फोर्स की वजह से अब उसका पाथ चेंज हो जाएगा। देखो पहले वैसे सीधे जा रहा था, है ना, अगर फोर्स नहीं लगता, चार्ज पर अगर फोर्स नहीं लगता तो वो सीधे सीधे चला जाता है ऐसा, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स लगा तो अब इस फोर्स के कारण वो ऊपर की ओर एक्सेलेरेट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा। अब वो इधर जाना चाहेगा, है ना, चार्ज कैसा जाना चाहेगा, अब जैसे ही वो ऐसे आया, उसको फोर्स लगा, फोर्स ने उसकी डायरेक्शन बदल दी, अब चार्ज ऐसे जाना चाहेगा, लेकिन फिर से अभी भी किस में ही है वो, मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फिर से क्या लगा देगा, लॉरेंज फोर्स, और लॉरेंज फोर्स इस बार किस लगे, कैसे लगेगा, इस डायरेक्शन में, है ना, मतलब हम इधर रखेंगे, ऐसे रखेंगे, तो लॉरेंज फोर्स इधर लगेगा। अब लॉरेंज फोर्स उसको क्या करेगा, वो पहले इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा था, इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएगा, लॉरेंज फोर्स उसको अपने पास से थोड़ा सा और क्या कर देगा, बेंड कर देगा। अब वो ऐसे जाना चाहेगा, है ना, लेकिन अभी भी किस में ही है वो, मैग्नेटिक फील्ड में। फिर मैग्नेटिक फील्ड में है तो फिर से लॉरेंज फोर्स लग जाएगा, तो लॉरेंज फोर्स लगने के कारण फिर वो उसका पाथ बदलेगा, फिर ऐसे हो जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है हमको कि उसका पाथ कैसे होता जा रहा है, ऐसे, किस तरह से हो जाएगा उसका पाथ, ऐसे। और अगर पूरा मैग्नेटिक फील्ड हो तो फिर वो एक सर्कुलर मोशन ही पूरी कंप्लीट साइकिल कर देगा। तो क्या समझ में आया हमको कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है तो उसके पाथ का शेप कैसा होगा, सर्कुलर होगा, या फिर वो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा, है ना। तो नेक्स्ट चीज वही हमको देखना है यहाँ पर, पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज कैसा रहेगा, इफ द चार्ज, यही रिजल्ट हम यहाँ लिख रहे हैं, चार्ज मूव्स परपेंडिकुलरली, ठीक है, टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चार्ज इज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज विल बी, कैसा होगा, सर्कुलर, है ना, मतलब उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर। अब हमको ये पता है कि सर्कुलर मोशन के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है ना। तो सेंटीपिटल फोर्स मतलब किधर की ओर लगने वाला फोर्स, सेंटर की ओर लगने वाला, सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स। तो सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स, है ना, या सेंटीपिटल फोर्स, कौन से फोर्स से ऑब्टेन हो रहा है उसको, लॉरेंज फोर्स से। तो मतलब जैसे ही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर, और सर्कुलर मोशन के लिए उसको, है ना, सेंटीपिटल फोर्स किससे मिलेगा, लॉरेंज फोर्स से, ठीक है, वेयर द सेंटीपिटल फोर्स, है ना, ये भी लिख देते हैं हम इसमें, सेंटीपिटल फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय लॉरेंज फोर्स, ठीक है, लॉरेंज फोर्स से उसको क्या मिलेगा, सेंटीपिटल फोर्स, ओके। यहाँ पाथ भी बना दो उसका, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, या मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है, तो उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर रहेगा ना। यहाँ अलग से हम उसका पाथ बना के दिखा देते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करने, है ना। और पाथ की रेडियस हमने कितनी मान ली यहाँ पर, आर, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट
देखो क्या निकालना है हमको, तीसरा टॉपिक क्या है ना, हमने देख लिया कि उसका पाथ कैसा रहेगा, सर्कुलर। और अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, सर्कुलर पाथ की रेडियस, है ना। तो नेक्स्ट क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज। ठीक है, सर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ चार्ज। ठीक, तो हमने क्या मान लिया यहाँ पर, इफ द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज आर, है ना, आर मान लिया हमने। तो फिर सर्कुलर मोशन की कंडीशन क्या है, अभी हमने यहाँ पर बोला कि सर्कुलर मोशन के लिए क्या जरूरी है, फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज, है ना। सर्कुलर मोशन ऑफ चार्ज के लिए कंडीशन क्या है कि लॉरेंज फोर्स, है ना, लॉरेंज फोर्स ही चार्ज को क्या ऑब्टेन करवाएगा, सेंटीपिटल फोर्स। क्या ऑब्टेन करवाएगा उसको, सेंटीपिटल फोर्स, है ना। मतलब हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस इस कॉन्सेप्ट से निकलेगी। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स कितना लगेगा उस पर, क्यू वी। ठीक है, लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हम निकल पड़ा है यहाँ पर, क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा होता है ना। लेकिन अगर चार्ज परपेंडिकुलर मोशन करे तो थीटा 90 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो हम ये परपेंडिकुलर वाली ही कंडीशन ले रहे हैं कि चार्ज परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तब। तो परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो पाथ उसका सर्कुलर होगा। अब उस सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालना है, तो रेडियस, है ना, के लिए हम कंडीशन लगा रहे हैं कि लॉरेंज फोर्स इसको क्या ऑब्टेन करवाएगा, सेंटीमीटर फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स कितना लगेगा उस पर, क्यू वी वी। और सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहाँ आर उसकी रेडियस होगी, वी उसकी वेलोसिटी होगी, एम होगा उसका मास। ठीक है, तो हम यहाँ से ये वी और ये पावर उसकी कैंसिल हो जाएगी। तो आर का फॉर्मूला बनाना है, आर कितना हो जाएगा, है ना, ये होगा एम वी बाय क्यू वी। ओके, तो ये होगा उसका फॉर्मूला फॉर द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, है ना। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, वेलोसिटी ऑफ चार्ज की। मतलब इससे क्या समझा हमको, ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला तो ये है ना। रेडियस, सर्कुलर पाथ की रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे, है ना। मतलब क्या हुआ कि चार्ज जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, है ना, जैसे वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो कैसे पाथ में घूमेगा, सर्कुलर पाथ में। अब सर्कुलर पाथ छोटा भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ उसकी रेडियस क्या भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है ना। तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, सर्कुलर पाथ छोटा पाथ में घूमेगा या बड़े पाथ में घूमेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पे। मतलब ज़्यादा वेलोसिटी से एंटर करेगा, है ना, हाई वेलोसिटी से एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो बड़े पाथ में घूमेगा, है ना। अगर छोटी वेलोसिटी से एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा उसका, कम रहेगा, है ना। तो ये कंक्लूजन हमारा निकला यहाँ पर कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इट्स वेलोसिटी। ठीक है, चलिए ना, नेक्स्ट तीसरा फैक्टर हो गया। नेक्स्ट यहाँ से क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, है ना। वेलोसिटी को अभी हमने वी से बताया है, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं निकाला, तो फॉर्मूला इसी से निकालो, रेडियस। रेडियस क्या है यहाँ पर, एम वी बाय क्यू वी। तो इसी से किसका फॉर्मूला बन जाएगा, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, वेलोसिटी हो जाएगी तो ये क्यू बी आर अपॉन में एम, ये होगा एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ चार्ज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड, है ना। नेक्स्ट फिर इसी तरह से फिफ्थ क्या निकाल लेंगे हम इसकी, काइनेटिक एनर्जी। मतलब ये फॉर्मूले बना रहे बस अब, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी हम देख चुके हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से किसकी वैल्यू रखोगे, वेलोसिटी की ये वैल्यू रखोगे, कितना हो जाएगा, हाफ एम, है ना, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर और अपॉन में एम स्क्वायर, वी के स्क्वायर है ऐसा, ये कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, ये होगा हमारे पास ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट, है ना, ये हो गई काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट जब हम यहाँ पर अगला पॉइंट निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब वो सर्कुलर मोशन में घूमेगा, तो सर्कुलर मोशन में एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में उसको जितना टाइम लगेगा हम उसको क्या बोलते हैं,
टाइम पीरियड, है ना। तो टाइम पीरियड हम शॉर्ट में लिख भी देते हैं यहाँ पर, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, है ना। मतलब चार्ज को एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में जितना टाइम लगेगा वो उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड, है ना। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, जो टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है। टाइम मतलब यही स्पीड के फॉर्मूले से निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टाइम का फॉर्मूला बनेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी, जो भी लिखता हूँ, है ना। अब यहाँ हम टाइम को क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड बोल रहे हैं, ठीक है। टाइम को हम क्या बोल रहे हैं, टाइम पीरियड। मतलब कौन सा टाइम लेना है हमको, वन रिवॉल्यूशन वाला, वो कंप्लीट करने में लगा टाइम। तो अगर टाइम टाइम पीरियड बोल रहे हैं तो फिर डिस्टेंस भी कौन सी लेंगे, वन रिवॉल्यूशन में चली गई डिस्टेंस, है ना। तो टाइम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, उसी से किसका भी फॉर्मूला बन जाएगा, टाइम पीरियड का। तो अगर हम इसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं तो फिर डिस्टेंस कौन सी लेनी पड़ेगी, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट, है ना, जो भी लिख सकते हो, ट्रेवल्स इन वन रिवॉल्यूशन, ओके। और अपॉन में स्पीड, या हम यहाँ उसको क्या बोल के चटा, उसकी वेलोसिटी या स्पीड ही लिख देते हैं, ठीक है ये। तो यहाँ से क्या फॉर्मूला बनेगा टाइम पीरियड का, जो टाइम पीरियड को कैपिटल टी से इंडिकेट करते हैं। डिस्टेंस कितनी होगी, वन रिवॉल्यूशन में, ठीक है। एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस चलेगा वो, ये उसका सर्कुलर पाथ है। तो एक रिवॉल्यूशन में, है ना, किसके बराबर चलेगा, उसकी सर्क्यूमफेरेंस के बराबर। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन किसके बराबर होगी, 2πr के, है ना। और स्पीड क्या मानी हमने उसकी, वी वेलोसिटी से या वी स्पीड से ही इंटर करेगा। अब यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला रख दो। रेडियस क्या है, 2πv। रेडियस हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, कितनी है रेडियस, ये एम वी, आर की वैल्यू रख रहे हैं, एम वी अपॉन क्यू वी, है ना। यहाँ से आर की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2πm अपॉन क्यू वी, ओके ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, है ना, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है क्या है, फ्रीक्वेंसी, ओके। और फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में कंप्लीट किए गए साइकिल, एक सेकेंड में जितने वो रिवॉल्यूशन पूरे करेगा, जितने चक्र पूरे करेगा, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी, है ना। यहाँ लिख भी देते हैं हम उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन, क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट इन वन सेकेंड, ठीक है। एक सेकेंड में कंप्लीट किए गए रिवॉल्यूशन क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मैथमेटिकली जो किसके बराबर होती है ना, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1/टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एफ इक्वल टू 1/t से, है ना। एफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1/t। तो एफ टी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बन गया, क्यू बी अपॉन 2πm, ठीक है ये वाला, है ना। तो ये थे टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन करेगा तो उसके मोशन से रिलेटेड उसकी रेडियस कैसी रहेगी, पाथ कैसे रहेगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, ये सारे फॉर्मूले, ठीक है, हम आगे यूज़ करते हैं या फिर इसमें न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कि अगर हमें कंपेरिजन करें, है ना, अगर हम यहाँ पर कंपेरिजन करें कि हम यहाँ पर किसको, एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को एंटर करवा देते, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में, है ना, हम किसको एंटर करवा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को और एक प्रोटॉन को, दोनों को सेम वेलोसिटी से हम एंटर करवाते हैं, है ना, सेम वेलोसिटी से परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, सेम मैग्नेटिक फील्ड में हम उसको एंटर करवा रहे हैं। तो दोनों के पाथ कैसे रहेंगे और पाथ की रेडियस कैसी रहेगी, है ना, क्या दोनों के पाथ सेम रेडियस वाले रहेंगे, टाइम पीरियड कौन कितना रहेगा, कितना ज़्यादा रहेगा, वो हमको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे ना, थोड़ा सा, ताकि हमारी इस दिमाग में इसकी और कॉन्सेप्ट बैठे।
देखो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, दोनों को हम मैग्नेटिक फील्ड में सेम वेलोसिटी से एंटर करवा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है हमारा कि दोनों का पाथ ऑफ मोशन कैसा रहेगा। तो हमेशा याद रखो जो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, हमने यहाँ किसके लिए निकाला है, चार्ज के लिए। हमने यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं लिखा है, चार्ज फिर कोई भी हो, चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन भी हो, चार्ज अगर कौन भी हो, प्रोटॉन भी हो, तो भी सबका पाथ कैसा ही रहेगा, सर्कुलर ही रहेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन भी कैसे पाथ में घूमेगा, सर्कुलर, और प्रोटॉन भी कैसे पाथ में घूमेगा, सर्कुलर में ही घूमेगा, है ना। मतलब पाथ तो सभी चार्ज के सेम रहेंगे। अब रेडियस कैसी रहेगी, क्या इलेक्ट्रॉन भी सेम ऐसे ही पाथ में, उतने ही बड़े पाथ में घूमेगा जितने बड़े पाथ में प्रोटॉन घूमेगा। तो वो कैसे पता चलेगा हमको, तो रेडियस बताना है ना कि किसके पाथ की रेडियस ज्यादा होगी, किसके पाथ की रेडियस कम होगी। क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम पाथ पे घूमेंगे। तो यहाँ देखो रेडियस किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो मास पर, दूसरा वेलोसिटी, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, है ना। कितने फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, चार्ज पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, वेलोसिटी पर और किस पे, मास पे। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे दोनों पे चार्ज कैसा, सेम। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने दोनों कैसे पे बोल दिया, सेम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं। और वेलोसिटी भी दोनों की क्या बोल दी हमने, सेम बोल दी। अब है ना मास तो दोनों का क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो फिर रेडियस किस पर डिपेंड करेगी, इस फॉर्मूले से रेडियस किस पर डिपेंड कर रही है, मतलब वेलोसिटी, चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड सब सेम हो तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ सिर्फ मास पर डिपेंड करेगी। अब मास पर कैसे डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जिसका मास ज्यादा होगा उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस भी ज्यादा होगी। सर्कुलर पाथ की रेडियस ज्यादा होने से मतलब क्या होगा, बड़े पाथ में घूमेगा, है ना। और जिसका मास कम होगा वो क्या करेगा, छोटे पाथ में घूमेगा। तो यहाँ पर हमको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम, है ना। इलेक्ट्रॉन की और किसकी बात कर रहे हैं, प्रोटॉन की। तो दोनों के मास क्या होते हैं, सेम नहीं होते। प्रोटॉन हेवी होता है, प्रोटॉन का मास कैसा होता है, ज्यादा होता है, अप्रॉक्स, है ना। कितना ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, अप्रॉक्स लिख रहा हूँ ये, इलेक्ट्रॉन के मास से कितने टाइम्स ज्यादा, 2000 टाइम्स ज्यादा होता है। मतलब एक प्रोटॉन, है ना, 2000 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होगा एक प्रोटॉन का मास। तो यहाँ पर देखो, है ना, किसका मास ज्यादा है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है, ठीक है। तो प्रोटॉन की सर्कुलर पाथ की रेडियस भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब और कितनी ज्यादा होगी, जितने टाइम्स मास ज्यादा है उतने ही टाइम्स क्या भी ज्यादा होगी, रेडियस। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रॉन कितने इसमें रेडियस वाले में 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले पाथ में घूमता है, तो प्रोटॉन कितने में घूमेगा, प्रोटॉन का मास कितना ज्यादा है उससे, 2000 टाइम्स ज्यादा है ना। तो फिर रेडियस भी 2000 टाइम्स ज्यादा होगी। तो हमने इलेक्ट्रॉन के लिए कितना बोला, इलेक्ट्रॉन का अलग, इलेक्ट्रॉन के लिए रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। मतलब इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले में घूम रहा है, तो प्रोटॉन कितने में घूमेगा, 2000 सेंटीमीटर रेडियस वाले पाथ में घूमेगा। 2000 सेंटीमीटर मतलब कितना, उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 20 मीटर आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर वाले पाथ में घूमेगा, तो प्रोटॉन कितने सेंटीमीटर वाले पाथ में, ओ कितने, 2000 सेंटीमीटर वाले, या मीटर में कितना, 20 मीटर वाले पाथ में। मतलब बहुत बड़ी रेडियस वाले पाथ में घूमेगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इमेजिन करने के लिए देख रहे थे बेटो, थोड़ा सा इसको और समझने के लिए कि मास ज़्यादा है तो रेडियस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ना, किसकी और टाइम ज़्यादा कौन लेगा अब दोनों में से। जैसे हम टाइम पीरियड को कंपेयर करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एंटर करवाते हैं, प्रोटॉन को भी एंटर करवा रहे हैं सेम वेलोसिटी से, सेम मैग्नेटिक फील्ड में। तो हमको रेडियस तो पता चल गई कि इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं छोटे पाथ में घूमेगा, और प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन क्या करेगा, बड़े पाथ में घूमेगा। तो डेफिनेटली टाइम भी ज़्यादा किसको लगेगा, एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, बड़े पाथ वाले को, मतलब प्रोटॉन को ही लगेगा ना। या फिर फॉर्मूले से भी देख लो, इस टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, मतलब 2 पाई तो यहाँ क्या है, कांस्टेंट, क्यू भी दोनों के लिए सेम है। अब टाइम पीरियड भी किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो मास किसका ज़्यादा है, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो टाइम प्रोटॉन ही
ज्यादा लेगा। और वो तो इजी फॉर्मूले से नहीं भी समझते थे तो हमको तो अंडरस्टूड है ना, इलेक्ट्रॉन वही के वही घूम रहा है छोटे पाथ में, तो कम टाइम में सर्कुलर पूरा एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेगा। और प्रोटॉन क्या कर रहा है, बड़े पाथ में घूम रहा है तो टाइम भी ज्यादा लेगा। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कौन पूरे ज्यादा करेगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कौन ज्यादा करेगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को दोनों को सेम मैग्नेटिक फील्ड में छोड़ दिया है ना। अब बात आ रही कि कौन ज्यादा रिवॉल्यूशन पूरे करेगा, जो कौन ज्यादा चक्र पूरे करेगा। तो हम फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं या हम डायरेक्टली लॉजिकल भी समझ सकते हैं। प्रोटॉन क्या कर रहा है, बड़े पाथ में घूम रहा है ना, ठीक, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, छोटे पाथ में। तो सेम टाइम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा साइकिल पूरे कर लेगा, मतलब ज्यादा रिवॉल्यूशन कौन कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देख भी लो, फॉर्मूले से भी देख ले, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के, है ना। फ्रिक्वेंसी किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास की। मतलब जिसका मास ज्यादा है उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, कम होगी, और जिसका मास कम है उसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, ज्यादा। इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने का मतलब कि वो उतने ही सेकंड में, उतने ही टाइम में ज्यादा सर्कल पूरे कर लेगा। तो कितने सर्कल पूरे कर लेगा वो, अगर हम किसको कंपैरिजन करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, तो हमको मास का डिफरेंस पता है। इलेक्ट्रॉन का मास कितने टाइम्स कम होता है प्रोटॉन से, 2000 टाइम्स, लगभग 2000 ना, लगभग बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट थोड़ी सी अलग होती है वैल्यू, तो लगभग 2000 है ना गुना कम होता है किसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन कितने साइकिल पूरे करेगा, कितने का ही डिफरेंस रहेगा, 2000 का। इलेक्ट्रॉन, अगर प्रोटॉन एक साइकिल पूरा कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कितने साइकिल पूरे कर लेगा उतने टाइम में, 2000 साइकिल पूरे कर लेगा, है ना। तो ये था जो प्रॉपर्टीज ऑफ मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब ये जो हमने पढ़ा है इसमें, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब यहाँ ऐसे कोई इसका डेरिवेशंस और ये ऐसे कोई लिखने और प्रूव करने के लिए नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में इसमें से क्या करता है, छोटे छोटे से ऑब्जेक्टिव्स फाइंड करता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कहाँ बनाता है, ये एक तो ये है ना, कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, फिल इन द ब्लैंक्स में देगा, वन वर्ड में देगा, तो काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है उसकी, कांस्टेंट। या फिर इसको एक छोटा सा घुमा के क्वेश्चन दे देगा, कैसे क्वेश्चन दे देगा, कि कोई चार्ज है जिसकी काइनेटिक एनर्जी, है ना, किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 20 जूल है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। तो फिर चार्ज की एनर्जी कितनी होगी, कितनी होगी। तो हम सोचेंगे यार ये तो न्यूमेरिकल है ना, क्या दिया है क्वेश्चन में कि ए चार्ज हैविंग 20 जूल काइनेटिक एनर्जी, ठीक, मूविंग परपेंडिकुलर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एंड a magnetic field exert a force of 10 न्यूटन on the charge, then kinetic energy of the charge becomes, तो कितनी रहेगी, है ना, काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा या कितनी रहेगी। तो हमें कॉन्सेप्ट पता है ना कि चार्ज कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो पहले थी वही एंड तक रहेगी। तो पहली एनर्जी कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 20 जूल, तो आंसर कितना ही रहेगा हमारा, 20 जूल ही रहेगा। मतलब इसको कोई सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, कि हम इसको सॉल्व करके देखेंगे या कुछ, सीधे सीधे आंसर लिखा जाएगा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए। तो आंसर सीधा कितना होगा हमारा, 20 जूल। तो यहाँ कोई भी वैल्यू दे सकता है कि किसी चार्ज की वैल्यू, किसी चार्ज की काइनेटिक एनर्जी 10 जूल है, वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, जितनी वैल्यू दी है वही रहेगी, 10 जूल बोला तो 10 ही रहेगी। तो इस तरह से, इस तरह पे इसमें वो ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकता है। तो याद रख लें कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करने वाले चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी उसकी, कांस्टेंट रहेगी, है ना। और फिर दूसरा इधर से इस पे क्वेश्चन बनाता है, इस पे सब ऑब्जेक्टिव्स बनाता है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव ऐसे यही की दे देगा, है ना। इफ द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज विल बी, ये पाथ की शेप पूछता है अपने से, तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है तो चार्ज की मोशन का पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। इसी तरह से एक क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड में के लिए भी बनता है, और हम अभी देखेंगे आगे, जैसे उस पर भी क्वेश्चन बनता है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, तो उसका पाथ कैसा होगा,
जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड में तो फाइंड कर लिया कि कैसा पाथ है उसका, सर्कुलर है, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन वो किस पर भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना, ऐसा ही ऑब्जेक्टिव उस पर भी बनाता है। ठीक, इसको यहाँ पर अलग से आप लिख लेना, मैं यहाँ सिर्फ समझा देता हूँ कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है, जैसे ये हमने प्लेट्स बताई है, प्लेट्स पे चार्ज बताया है, तो इसके बीच में क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, और जिस डायरेक्शन में कौन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी डायरेक्शन में क्या भी लगता है, फोर्स भी लगता है। तो फोर्स भी ऐसे ही लगेगा चार्ज पे। तो जैसे ही चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, जैसे ही चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, तो वैसे जाना चाहेगा सीधा, लेकिन उस पर फोर्स ऐसे डाउनवर्ड लगता चलेगा, तो डाउनवर्ड लगने से उसका पाथ कैसा बनेगा, ऐसा, है ना। तो कैसी शेप रहेगी इसकी, कैसी शेप रहेगी, पैराबोलिक। ठीक है, तो दोनों पे क्वेश्चन बनाता है, तो इस पर भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाता है कि अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा रहेगा, पैराबोलिक, है ना। उसको आप अलग से नोट कर लेना पूरा सेंटेंस बना के, जैसे यहाँ पर इसका सेंटेंस बना हुआ है ये वाला, इफ द चार्ज मूव्स परपेंडिकुलर इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड देन पाथ ऑफ मोशन ऑफ चार्ज विल बी पैराबोलिक, है ना, वो अलग से नोट कर लेना, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो कैसे घूमेगा, कैसे चलेगा, पैराबोलिक पाथ में, है ना ये। और दूसरा यहाँ पर कि सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ के लिए उसको सर्कुलर मोशन के लिए सेंटीमीटर फोर्स किससे मिलता है, लॉरेंज फोर्स से। तो ज्यादातर ये पाथ की शेप पूछता है ना। तो कितने ऑब्जेक्टिव, ये एक ऑब्जेक्टिव की काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, उस पर कैसा क्वेश्चन बना सकता है वो भी दिया है। दूसरा क्या रहेगा, सर्कुलर पाथ का शेप, ओ सॉरी पाथ का शेप कैसा रहेगा। ठीक है, ये किसके लिए बात हो रही है, जब कैसे मोशन करे वो परपेंडिकुलरली, है ना। अभी हम एक और कंडीशन पढ़ेंगे, वहां शेप कुछ अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। और तीसरा इधर से बनाता है ये वाला, ठीक है, इस पर ऑब्जेक्टिव बनाता है। ठीक है, कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चार्ज पर किया गया वर्क कितना होगा, है ना, वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज विल बी जीरो। ठीक है, तो ये इतनी चीजें इसमें से ऑब्जेक्टिव बनाता है। मतलब जो हमने पढ़ा है अभी, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इन प्रॉपर्टीज में से कुछ तो फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं, और दूसरे इसमें अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनने हैं तो सिर्फ काय पे बनेंगे, ऑब्जेक्टिव, कि किया उस पर वर्क कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी कि नहीं होगी, कैसी रहेगी, दूसरा पाथ ऑफ मोशन कैसा रहेगा, है ना। चलिए, ठीक है, चलिए ना नेक्स्ट देखना होगा। अब उसका सेकेंड केस हम ले रहे हैं कि अगर चार्ज, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी एंगल पर मोशन करता हो, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मोशन करता हो, तब सेम वही चीजें हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे जो अभी हमने इसे परपेंडिकुलर वाले केस में निकाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर अब हम सेकेंड केस देख रहे हैं, इफ द चार्ज मूव्स एट एनी एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर उसका पाथ हमने बनाया है ना, क्या मान लिया हमने कि कोई चार्ज क्यू है, वो मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाते हुए वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने उसको थोड़ा सा डायग्राम में दिखाया है, ये हमने एरो से क्या बताई है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पर, थीटा एंगल पर एंटर करता है। थीटा एंगल मतलब कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो थीटा एंगल पर एंटर करता है, तब उसका पाथ कैसा बनेगा, ये जो हमने शेप बनाया है ऐसा बनेगा। क्यों बनेगा उसको अब हम आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो कि अब यहाँ पर वो, है ना, वेलोसिटी v से थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है, तो वेलोसिटी कितनी डायरेक्शन में होगी उसकी, दो डायरेक्शन में, टू डायमेंशनल दिख रही है हमको, ऐसी है, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए वेलोसिटी के, ये इस तरह से। तो हमने यहाँ पर कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। ठीक है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो वेलोसिटी का ये कंपोनेंट कितना हो गया, v cos थीटा, और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट क्या हो गया, v sin थीटा। मतलब चार्ज के पास अब दो वेलोसिटीज है, मतलब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर, थीटा एंगल पर एंटर करता है, कौन सी डायरेक्शन को छोड़कर, मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन को छोड़कर, और मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर को छोड़कर, है ना। परपेंडिकुलर को हम देख चुके हैं अभी,
अब किसी भी एंगल पर एंटर करता है तब हमको उसका पाथ, रेडियस, ये सब देखनी है ना। तो यहाँ पर क्या मान लिया हमने कि कोई चार्ज वेलोसिटी वी से एंटर कर रहा है, उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने रिजॉल्व कर लिए। एक कंपोनेंट आ गया वी कॉस थीटा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये किस डायरेक्शन में होगा, जिधर किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इन डायरेक्शन, या डायरेक्ट लिख दें यहाँ पर अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, ये डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कैसा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाली वेलोसिटी उसकी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अब देखो यहाँ पर उसकी दो वेलोसिटीज है ना। एक वेलोसिटी उसको किधर लेके जा रही है, कैसे चला रही है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, और दूसरी वेलोसिटी उसको कैसे चला रही है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। तो अभी हम देख चुके हैं कि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा बनता है, सर्कुलर बनता है। तो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी है वी साइन थीटा, ये वाली वेलोसिटी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड के कैसी है, परपेंडिकुलर है, ये उसको कौन से पाथ में घुमाएगी, सर्कुलर पाथ में। तो इसलिए वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ऐसा है ना। अब एक ही जगह नहीं घूम रहा है, ठीक है, ठीक, मतलब ये वाली वेलोसिटी वी साइन थीटा उसको कौन से पाथ में घुमा रही है, सर्कुलर पाथ में। लेकिन उसके पास एक वेलोसिटी और है जो किस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड के। तो वो एक ही जगह पे ना घूमते हुए साथ में किधर भी बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इसलिए उसका पाथ ऐसा बन रहा है, सर्कुलर में भी घूम रहा है और साथ साथ में किस डायरेक्शन में भी चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर रहा है ना। इस तरह से बता रहे थे हम उसको, ये एरो लगा देते हैं ऐसे, है ना, इस तरह से ये, ठीक। तो इस पाथ में वो घूम रहा है, ओके। तो नेक्स्ट यहाँ पर ना क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड पाथ के इस पाथ को हम कैसा पाथ बोलेंगे, हेलिकल पाथ, है ना, या हेलिक्स पाथ। कैसा होगा ये, हेलिकल पाथ कहलाएगा, तो ऐसा, ठीक है। अब वर्क देखना है हमको यहाँ पर, है ना। हम सेम जो हमने उधर चीजें देखी थी सेम इसमें भी देखना है। तो पहला हमने वहां पर फाइंड किया था वर्क डन ऑन द चार्ज बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें वर्क कितना आएगा, पहले वाले केस में वर्क कितना निकला था हमारा, जब वो परपेंडिकुलर मोशन कर रहा था तो वर्क कितना निकला था, 0 था। अब इस केस में कितना आएगा, तो देखो यहाँ पर दो वेलोसिटी है ना, तो दो वेलोसिटी, ठीक। एक वेलोसिटी उसको किधर चला रही है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चला रही, ठीक। तो एक डिस्प्लेसमेंट उसकी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो एक वर्क इसके कारण आएगा, दूसरा वर्क किसके कारण आएगा, परपेंडिकुलर वाले मोशन के कारण। तो ये देखो इसके कारण वर्क कितना होगा, वर्क के लिए पहले आप देखो क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो है, क्या इधर वर्क फोर्स लग रहा है क्या, हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर। जब लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, QVB साइन थीटा है, थीटा किसके बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों कैसी है, सेम है। तो थीटा यहाँ इसके लिए कितना हो गया, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया इसके लिए, 0। तो लॉरेंज फोर्स कितना लगा, 0। मतलब अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा, ये हम लास्ट लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो पैरेलल चलने पे मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, तो पैरेलल मोशन के कारण उस पर कोई वर्क भी नहीं होगा, है ना। पैरेलल चलने के कारण, इस मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किया गया वर्क कितना, 0। अब बात आ रही किसकी, परपेंडिकुलर वाले की। तो परपेंडिकुलर वाला हम इससे पहले निकाल चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में वो कौन सी मोशन कर रहा है, अब परपेंडिकुलर ना, सर्कुलर घूम रहा है ना। तो सर्कुलर मोशन कौन से ही पाथ में, कौन से ही प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में, और सर्कुलर पाथ ऐसा है, तो कौन से प्लेन में होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर प्लेन में जब वो मोशन करेगा तो भी वर्क कितना ही आएगा, 0। अभी हम निकाल चुके इससे पहले केस में। तो दोनों ही मोशन के कारण उस पर वर्क कितना आ रहा है, 0। तो इस केस में भी, ये वाले केस में भी मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वर्क कितना होगा, 0
होगा। तो इस केस में भी वर्क कितना आएगा, ठीक है, ये वर्क डन ऑन चार्ज, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे, वर्क डन ऑन चार्ज विल बी जीरो। हमेशा याद रखो कि चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो या पैरेलल मोशन कर रहा हो या किसी भी एंगल पे मोशन कर रहा हो, हमेशा किया गया वर्क कितना ही होगा, जीरो ही होगा। और हमेशा वर्क जीरो होगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, उसकी कांस्टेंट ही रहेगी, है ना। तो इस केस में भी कि चार्ज अगर एनी एंगल पर मोशन करता है तो भी काइनेटिक एनर्जी उसकी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अब पाथ कैसा होगा, तो पाथ तो हम वहां बना चुके हैं, पाथ हम समझ भी चुके हैं। इस पाथ को क्या बोलते हैं, है ना, पाथ विल बी हेलिकल, ठीक है, या हेलिक्स शेप में हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इस तरह के पाथ को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ। ओके, अब पाथ की रेडियस क्या होगी, है ना, पाथ की रेडियस क्या होगी, सिंपल सा सेम वैसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे हम यहाँ पे, है ना, जैसे हमने पहले, ये पहले का ही लिखा है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, देखो यहाँ लॉरेंज फोर्स, है ना, किससे मिल रहा है, सेंटीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स यहाँ कितना हो जाएगा, जैसे ये पहले वाले के लिए लिखा है, तो यहाँ वेलोसिटी v थी, अब यहाँ वेलोसिटी कौन सी देखनी है हमको, वर्टिकल वाली, क्योंकि सर्कुलर मोशन में कौन घुमा रही है उसको, कौन सी वेलोसिटी घुमा रही है, वर्टिकल वाली। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, v की जगह, है ना, v की प्लेस पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा q v साइन थीटा b। ओके, फिर इधर भी क्या रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, v साइन थीटा, मतलब परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी देखोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा किससे, v साइन थीटा। तो यहाँ पर रेडियस का फॉर्मूला क्या बचेगा, एम वी साइन थीटा बाय क्यू, है ना, मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा, बस वहां पर कौन इंक्लूड हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है, मतलब वो वाला फॉर्मूला याद है, तो बस इसमें ऐसा याद रख लेना कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कर देना। ओके, अब सेम, है ना, इसमें हम एक चीज और फाइंड करेंगे, ठीक है, एक चीज और फाइंड करेंगे, जैसे ये पहले का लिखा हुआ ही है टाइम पीरियड और ये, है ना, तो टाइम पीरियड कितना होगा सर्कुलर मोशन का, सेम फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, यहाँ सिर्फ काय में चेंज आया है, वेलोसिटी में चेंज आया ना वर्टिकल वाली में, है ना, पहले वर्टिकल हमने वेलोसिटी v मानी थी ओनली, अब यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी आ गई, v साइन थीटा। तो सिर्फ क्या करना है हमको, टाइम पीरियड मतलब 1 रिवॉल्यूशन पूरा करने में लगा टाइम, तो उसके लिए जहाँ v था हमको वहाँ किससे बदलना है, v साइन थीटा से। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये पहले वाला ही निकाला हुआ है अपने पहले केस परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ पर इसमें तो कोई v है ही नहीं, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला इसमें भी एज इट इज ही रहेगा, है ना, मतलब यहाँ पर भी टाइम पीरियड सेम फॉर्मूला रहेगा। दूसरा क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल के बराबर, तो यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का सेम फॉर्मूला वही आएगा, है ना, मतलब चाहे वो किसी भी एंगल पर घूम रहा हो या परपेंडिकुलर घूम रहा हो, दोनों ही केस में अगर वो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रहा है तो इसके लिए भी, ठीक है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सेम रहेगा। इसमें हम एक चीज और निकालेंगे, ठीक है, इसमें हम एक चीज और कैलकुलेट करेंगे, वो है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिच, ठीक है। यहाँ पर देखो कि मैग्नेटिक जो चार्ज है, चार्ज क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन के साथ साथ किधर भी चलते जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहा है। तो हर रिवॉल्यूशन में वो क्या करेगा, हर रिवॉल्यूशन के बाद या हर रिवॉल्यूशन में कुछ किसकी तरफ खिसक जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा। तो एक रिवॉल्यूशन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चली गई डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, पिच कहते हैं। ओके, और हालांकि ध्यान रखो ये पिच मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही कॉन्सेप्ट यूज हो रही है, पिच इससे पहले भी आपने सुना होगा कहाँ पर, जो हमारे स्क्रू होते हैं या आपने स्क्रू गेज का यूज किया होगा, है ना, वहां पर भी पिच वर्ड यूज होता है। तो पिच कोई ऐसा पर्टिकुलर यहाँ यूज नहीं हो रहा है, पिच कहाँ कहाँ यूज हो सकता है ना, जैसे स्क्रू हो गया, सिंपल सा जो हमारा स्क्रू है उसमें भी हम पिच वर्ड यूज कर सकते हैं। तो पिच बोला किसको जाता है, एक रिवॉल्यूशन में चली गई वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, जैसे आप स्क्रू को घुमाते हो, है ना, जैसे हम कोई नट बोल्ट को घुमा रहे हैं, ठीक है, तो नट बोल्ट में भी क्या होता है, ऐसे थ्रेड्स बने रहते हैं, ठीक है,
इस तरह से उस पर थ्रेड्स बने रहते हैं। तो हम इसको भी क्या करेंगे, ऐसे घुमाते हैं, कसते हैं इसको, एक राउंड पूरा करेंगे, ये तो थोड़ा क्या होगा, आगे पीछे होगा ना, या तो आगे खिसकेगा पीछे खिसकेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को भी हम क्या ही बोलेंगे, पिच ही बोलेंगे। तो पिच मतलब यहाँ हर जगह, मतलब जहां पर भी रोटेशन हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रही है वहां पर उसको हम पिच बोलेंगे। ठीक है, तो पिच मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल इन या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल इन वन रिवॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगी, पिच, है ना। तो इसमें हम एक चीज और फाइंड करेंगे, ये क्या हो गया दूसरा पॉइंट, ये हो गई रेडियस थर्ड। और नेक्स्ट फोर्थ क्या निकालेंगे हम, ठीक है, पिच। तो पिच की डेफिनेशन भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय चार्ज, ठीक है, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन रिवॉल्यूशन। ओके, इट्स कॉल्ड पिच। ओके, अब पिच का फॉर्मूला, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो सीधे सीधे जो पिच मतलब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो इसी से किसका फॉर्मूला बन जाएगा, पिच का। पिच का फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, जैसे डिस्टेंस हम पिच कह रहे हैं, ठीक है, तो स्पीड कौन सी है ना, डिस्टेंस कौन सी ले रहे हैं हम, कौन सी डिस्टेंस को पिच बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली डिस्टेंस को। तो फिर वेलोसिटी या स्पीड भी कौन सी लेंगे हम, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वाली। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेलोसिटी या स्पीड, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और इनटू में टाइम। अब टाइम कौन सा, वन रिवॉल्यूशन की बात हो रही है ना, तो वन रिवॉल्यूशन में जो टाइम लेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। तो पिच का फॉर्मूला ये बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू टाइम पीरियड। तो पिच को, ठीक है, पी से भी इंडिकेट करती है, पिच ही लिख के चलते। वेलोसिटी कितनी है यहाँ पर, मैग्नेट ये वाली, वी कॉस थीटा, और टाइम पीरियड कितना, ये है ना, 2 पाई m/क्यूबी। तो पिच का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 पाई m/v कॉस थीटा बाय क्यूबी, ये होगा एक्सप्रेशन फॉर द पिच। ओके, और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी दोनों के लिए। ओके, चलिए, है ना। तो ये था आपके प्रॉपर्टीज ऑफ ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें भी हमको क्या ही याद रखना है ना, अगर चार्ज किस में घूम रहा है, चार्ज अगर परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है या पैरेलल ट्रेवल कर रहा है या परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रहा है, तो हर केस में मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, है ना, चार्ज पर किया गया वर्क हमेशा कितना होगा, जीरो होगा, है ना। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बनाता है, और इस केस में वो पाथ क्या पूछेगा, पाथ, कि पाथ कैसा होगा। तो हमको पाथ की शेप याद रखना है। परपेंडिकुलर अगर मोशन कर रहा है, तो चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। और अगर, है ना, किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो कैसा रहेगा, पैरेलल को छोड़कर किसी एंगल पर मोशन कर रहा है तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल। और अगर पैरेलल मोशन कर रहा हो, तो पैरेलल वाला केस हमने नहीं पढ़ा, लेकिन पैरेलल अगर चार्ज एंटर करता है तो ऑब्जेक्टिव बना सकता है वो, उस पर भी क्या बनेगा यहाँ पर, उसको अलग से लिख लेना यहाँ पे, है ना, अलग से नोट में डाल देना, क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हम उसको अलग से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, मतलब याद रखना उसको जो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बना सकता है उस पर। तो क्या होगा, अलग से नोट कर लेना अपनी कॉपी में, इसको क्या आ जाएगा, इफ द चार्ज मूव्स, ठीक है, पैरेलल टू द magnetic field, then
पाथ ऑफ चार्ज विल बी, कैसा होगा क्या? पैरेलल बोला ना, मतलब जिधर किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखो पाथ, किसी भी ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे बदलता है, जब उस पर फोर्स लगेगा, है ना। मतलब डायरेक्शन कब बदलेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो जब तक इस पे कोई फोर्स ना लगे तो हमेशा पाथ उसका ऐसा ही रहेगा, है ना। मतलब अगर चार्ज ऐसे जा रहा है तो अगर इस पर कोई फोर्स नहीं लगता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो चार्ज हमेशा ऐसे ही पाथ पे जाएगा। कैसे पाथ पे जा रहा है अभी, वो सीधे पाथ पे जाएगा ना, है ना, सीधी लाइन पर जाएगा, स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। तो जब पैरेलल मोशन करता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स लगाता है? जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के क्या करेगा, पैरेलल मोशन करेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करता है। तो इस केस में लगाया गया फोर्स कितना होगा, जीरो। तो फोर्स जीरो है तो उसके पाथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो पाथ कैसा ही रहेगा उसका, पाथ कैसा ही रहेगा, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर तीनों कंडीशन याद रखे जो, कि अगर पाथ क्या रहेगा, मतलब ये अलग से है, ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ लेता है एग्जाम में कि परपेंडिकुलर मोशन करे तो कैसा होगा, परपेंडिकुलर करे तो सर्कुलर, पैरेलल मोशन करे तो स्ट्रेट लाइन, और अगर किसी भी एंगल पर किसी भी डायरेक्शन पे मोशन करे पैरेलल और परपेंडिकुलर को छोड़कर, तो पाथ कैसा होगा उसका, हेलिकल। ओके, ऐसे चलिए ठीक है।